कैमरा एक्शन। बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं टीवी और फिल्मों की अभिनेत्री शशि शर्मा से रेणु चतुर्वेदी की ये बातचीत। ये है इनके फिल्मी सफर की एक छोटी सी झलक। दोस्तों, ये थी बानगी उस शख्सियत की जिससे हम बातचीत करने जा रहे हैं। सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बॉम्बे टॉकीज में लेकर हाजिर हूं मैं अभिनय की दुनिया की एक सशक्त हस्ताक्षर। जी हाँ, धारावाहिक हो या फिर फिल्म का सुनहरा पर्दा, आती हैं तो छा जाती हैं और एक गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराती हैं अपने अभिनय से और अपने हाव भाव से। जी हाँ, शशि शर्मा जी हमारे साथ हैं और आपने देखा होगा और अभी आपने झलक भी देख ली। बहुत अलग अलग आपने रूपों में इनको देखा है। कभी ननद बनी तो कभी सास बनी तो कभी माँ बनी तो कभी बेटी बनी, और पौराणिक धारावाहिकों में भी इनको देखा गया है। तो श्रोताओं, ज्यादा न बोलते हुए हम सीधे शशि शर्मा जी से बात करते हैं। शशि जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। 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 तो ये बताइए कि अभी तक कितने वर्षों का आपका अनुभव है इस क्षेत्र में? करीब 35 वर्ष हो चुके हैं मुझे इस फिल्म लाइन में, और बड़ा अच्छा अनुभव रहा है और बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं। जैसा कि जब मेरी शुरुआत हुई थी तो मैं आपको बताना चाहूँ, टीपू सुल्तान एक सीरियल आता था जो बहुत पॉपुलर था, और उस जमाने में एक टेलीविजन होता था ब्लैक एंड व्हाइट, और लोग उसको देखने के लिए एक दूसरे के घर जाया करते थे। पर वो जमाना था कि जब हम टीपू सुल्तान कर रहे थे, महाभारत कर रहे थे या श्री कृष्णा कर रहे थे, तो उस समय ये प्राइवेट चैनल्स नहीं हुआ करते थे और लोगों के घर में, सबके घर में टेलीविजन भी नहीं होते थे। बिल्कुल। तो जो महारानी मैसूर का किरदार था वो थोड़ा सा भली नेगेटिव था, पर वो कैरेक्टर वाइज नेगेटिव नहीं था, पर लोगों को लगता था कि महारानी हैदर अली से लड़ती है और अपनी सियासत को लेना चाहती है, तो वो तो कोई भी राजा रानी होगा तो अपनी सियासत को लेना ही चाहेगा, अगर उसका राजा इस काबिल नहीं होगा तो वो समय मुझे याद है जब मैं वो किरदार प्ले कर रही थी, तो उसमें मैंने एक स्पेसिफिक अपनी पहचान रखी थी कि लास्ट में कुछ एक कनिंग लुक देने के नाम पे एक आईब्रो ऊपर करके मैं अपना पॉज देती थी, तो वो लोगों को बड़ा पसंद आता था। और वो पसंद आने के साथ साथ क्या होता था कि लोग उसको देखने के लिए ना
बहुत उत्साहित होते थे और लोगों को लगता था कि ये महारानी बड़ी खूबसूरत है, उसको मिस नहीं करना चाहिए हमें। ये बात तो है। तो नहीं, अब तो खैर अब याद है हम लोगों को भी, और ऐसा है कि हम लोगों ने भी उसे देखा है, बखूबी देखा है। तो ये जो आपने बताया कि एक भौं ऊपर करने वाला, ये आपने कहाँ से सोचा और कैसे उसको लेकर आई इसमें आप? एक्चुअली आर्टिस्ट क्या होता है कि सीखता नहीं है, वो किरदार जब निभाता है तो उसको अपने आप एक इंस्पिरेशन मिलती रहती है और वो हर किरदार को अलग तरीके से जीना चाहता है ताकि उसकी एक अलग पहचान बने और हर कोई उसे अलग अलग रूप में देख सके। आर्टिस्ट कभी थकता नहीं है, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे किसी भी फील्ड का क्रिएटिव आर्टिस्ट होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जेन्युइन आर्टिस्ट होगा ना, वो उसमें ये खूबियां आपको मिलेंगी, कुछ नया करने का जज्बा। और लास्ट तक आर्टिस्ट यही सोचता रहता है कि मुझे कुछ अच्छा करने को मिल जाए, कुछ नया करने को मिल जाए। तो वही चाह होती थी। हालांकि मैं बहुत छोटे शहर जयपुर से बिलोंग करती हूँ और टीपू सुल्तान मेरा फर्स्ट ब्रेक था कहना चाहिए। तो घर वाले परमिशन भी नहीं देते थे। मेरी जो बैकग्राउंड थी वो बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थी, तो पेरेंट्स वगैरह पसंद नहीं करते थे, वो कहते थे ये क्या है सब। लेकिन शौक था कहीं ना कहीं और इच्छा होती थी कि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं पुरानी हीरोइनों जैसी खूबसूरत एक अदाकारा हूँ। जी, क्या बात है। ऐसा मुझे लगता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये दिन मैं देखूंगी और मैं कभी अदाकारा बन पाऊंगी, क्योंकि सपना मेरा ये था कि मैं पायलट बनना चाहती थी। पर पायलट बनना तो दूर, क्योंकि बहुत पढ़ने नहीं दिया जाता था, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। हाँ, थोड़ा डांस फील्ड में मैं रही, डांस वगैरह मैंने बहुत किए, क्लासिकल मैंने विशारद किया हुआ है। अच्छा। तो उसमें मेरा था। फिर बहुत सारे थिएटर पे जब अच्छे प्लेज होते थे, जो महारानी के रोल होते थे, उसके लिए मुझे स्पेशली डायरेक्टर्स मेरे फादर को कन्विंस करके मुझे बुला लिया करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि एक महारानी का किरदार निभाने के लिए अलग छवि होनी चाहिए जो महसूस हो सके। बस उसी बात को लेकर कुछ प्लेस भी हमने किए। तो ये जो नाटक था ये जयपुर में आप करती थी? जयपुर में, थिएटर में। हाँ। बाबा की बिटिया हुई पराई, झर झर बहती है असवन धार, काहे को रोए बाबुल मोरे, छोड़ चली मैं अपना दूल्हा, राजा हो या रंग हो कोई, सबने इस पर मानी हार। बाबा की बिटिया हुई पराई, झर झर बहती है असवन धार, काहे को रोए बाबुल मोरे, छोड़ चली मैं अपना दूल्हा।
की बिटिया हुई पराई। तो चलिए ये तो ठीक हो गया, लेकिन मुंबई तक आना कैसे हुआ जब घर में इतनी पाबंदी थी? फिर क्या किया आपने? वो कहते हैं ना, जब सितारा चमक जाता है तो जी। सब कोई आपको अपना लेते हैं। तो बस ऐसा ही हुआ, धीरे धीरे सब चीजें सुलझती गई। नहीं, घर वाले कैसे राजी हो गए? देखिए, जब काम आपका दिखता है ना, जी और आपने एक मर्यादा में रहकर काम किया होता है। जी। मुझे याद है कि उस समय टीपू सुल्तान के बाद मेरे पास बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर डायरेक्ट जयपुर आ जाते थे और मुझे लीड कैरेक्टर के लिए ऑफर करते थे। पर मेरी क्योंकि शादी हो गई थी 15 साल की उम्र में और बेटी थी 18 साल की उम्र में, तो मुझे ऐसा लगता था कि उतनी बहुत बोल्ड तो मैं भी नहीं थी जब जयपुर से आई थी। तो एक मासूमियत जिसको कहना चाहिए वो थी। कुछ सिचुएशन पहले ऐसी नहीं थी। पहले सोचा था कि टीपू सुल्तान में सिर्फ शौक पूरा करेंगे, 4-5 एपिसोड करेंगे, कोई बात नहीं, कहानी खत्म हो जाएगी। थिएटर किया, दूरदर्शन किया, तो ऐसा लगता था कि ठीक है, ये हो गया। लेकिन फिर कहते हैं ना कि डेस्टिनी में अगर आपका रोल कहीं और लिखा है तो आपको वहां जाना पड़ता है, डेस्टिनी आपको बुला लेती है। तो ऐसा ही हुआ कि कुछ टीपू सुल्तान खत्म होने के बाद 1 साल 2 साल का समय बीता और प्रोड्यूसर्स जो आ रहे थे फिल्मों के लिए, तो मैं कुछ फिल्म साइन करती गई और वहीं से ट्रैवल करके मुंबई आके मैं फिल्म शूट किया करती थी। पर शिफ्ट होने का मैंने नहीं सोचा था। पर फिर एक सर्कमस्टांसेस ऐसी बनी कि मुझे इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करना पड़ा। वहां से वो यू टर्न मुझे लेना पड़ा। लेकिन शुरुआत हो चुकी थी जब सब कुछ ठीक था। सब कुछ ठीक था और आपका सपना भी यही था। हाँ, सपना तो था कि मैं एक नहीं, सपना एक्चुअली मैं बहुत अच्छी डांसर रही हूँ। मैंने जब विशारद किया था उससे पहले भी मैं बहुत सारे करीब 8-10 हजार मैं फोक डांसेस कर चुकी हूँ। अच्छा। एक धरती धुरारी करके एक प्रोग्राम रहता था जो बहुत पॉपुलर था, जो राजस्थान की सब विधाओं पर एक आधारित था। लोक विधाओं पर। लोक विधाओं पर जी। और उसके बाद जब क्लासिकल मैंने सीखा था तो मैं ये देखती थी कि वो गुण मुझ में है जी। कि मैं कुछ भी स्टेप पकड़ लिया करती थी। क्लासिकल में आपने कौन सी विधा सीखी? जयपुर घराना। अच्छा, कथक। कथक जयपुर घराना। जयपुर घराना, जी। तो वहां पे 5th तक तो इतना कुछ लगा नहीं कि 5th स्टैंडर्ड के बाद जब सीखने लगे तो बड़े बड़े गुरुओं के साथ भी मिलना हुआ, कुछ सीखने को भी मिला। और थ्योरी में नंबर कम आते थे, प्रैक्टिकल में सब नंबर मार लेते थे। तो ऐसे चलता रहा सिलसिला। और उसके बाद फिर टीपू सुल्तान के बाद मौका आया मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का जापान टोक्यो में। तो 92 में मैंने फोक और क्लासिकल जापान टोक्यो में मैंने रिप्रेजेंट किया। तो वहां से हाँ, वहां से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा। लेकिन उसके बाद सिनेरियो कुछ चेंज हो गया था फैमिली में और कुछ चीजें अपने हिसाब से नहीं हो पा रही थी। तो उस समय एक डिसीजन लेने का समय आया कि अब करना क्या है, क्योंकि या तो आपको फैमिली को साथ में बांध के चलना है या आपको छोड़ देना है। जी। पर मेरी कोशिश ये थी कि मैं आज भी जैसे इतना समय निकालने के बाद भी मेरी प्रायोरिटी ये रही है कि परिवार अगर बंधा रहे तो बहुत अच्छा रहता है। तो उस समय एक यू टर्न लिया और उस समय ये डिसाइड किया कि नाउ मैं अपने आप इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करूंगी। और बस वो प्रोफेशनल के हिसाब से 93 में मैं मुंबई शिफ्ट हुई। टीपू सुल्तान के बारे में जानना चाह रहे हैं कि जिस वक्त आपने किया तो आपकी उम्र क्या थी? कुछ 20-21 साल। शादी हो चुकी थी, बेटी हो चुकी थी, तो दिक्कतें कैसी आती थी उस समय? सबसे पहले दिक्कत तो ये आती थी कि आज जैसे आपके पास हर घर में आपको मेड मिल जाएगी या घर वाले कोऑपरेट करने वाले मिल जाएंगे कुछ ना कुछ। उस समय कैसा होता था कि घर में कोई और था नहीं, आप एल्डर थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आप पे रहती थी। फिर डॉटर छोटी थी जी, तो उसका भी एक जिम्मेदारी पूरी रहती थी। तो बड़ा मुश्किल होता था कि आपको घर भी एडजस्ट करना है, आपको काम भी करना है, प्लस बच्ची को भी संभालना है। तो वो साथ ले जाते थे, जितना हो सकता था उसको कोऑपरेटिव करके हम लोगों ने, हस्बैंड का भी काफी सहयोग रहता था उसमें। फिर खैर धीरे धीरे वो सब सिचुएशन पार करने के बाद एक टाइम आया कि मुंबई शिफ्ट हो जाए। अब मुंबई शिफ्ट हो गए तो पहले शुरू में पीजी रहे। पीजी रहने के बाद करीब 7-8 साल
पीजी रह करके टाइम निकाला, तो उसमें मतलब बड़ा पीजी मुश्किल। पीजी हम दोस्तों को बता दें, यानी कि पेइंग गेस्ट, जहां आप पैसे देते हैं लेकिन बाकी सुविधाएं आपको मिलती हैं रहने के लिए। जी बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। गृहस्थी आपको नहीं जुटानी पड़ती है ना। हाँ वही जी। वही। फिर तो पीजी रहे तो स्टार तो मैं वैसे ओवरनाइट बन गई थी टिप्पू सुल्तान के जी, टाइम पे, राइट। तो मुझे वो जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या होता है कि बॉम्बे में आने के बाद आपको बहुत सारे दिखावे बहुत करने पड़ते हैं। आपको सेट पे जाने के लिए वो लोग ये समझते थे कि हमारे यहाँ की एक हीरोइन है तो इसका ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। खैर मैं इस मामले में लकी क्यों रही कि मेरे जो मैनेजर थे वो काफी पुराने बॉलीवुड के सेक्रेटरी रहे, काफी बड़े बड़े आर्टिस्टों के, जैसे करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर, रंजीत जी और शाहबाज खान एंड ऑल। तो वो बहुत अच्छे थे, तो बाई चांस लकीली वो मुझे मिले। प्लस डैनी साहब के जो सेक्रेटरी थे मदन अरोरा जी, वो दो का मेरे को सहयोग मिला, तो उसकी वजह से मेरी दिक्कतें थोड़ी कम हो गई कि मुझे भटकने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं काम करती चली गई। देखिए, जिस समय आप मुंबई आई, या यूं कहें कि पहला धारावाहिक आपने जब किया, तो आपकी उम्र आप बता रही हैं आपकी इतनी कम थी, बच्ची भी थी, तो वो संघर्ष की कहानी हम सुनेंगे। उससे पहले गीत सुन लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? मेरी फिल्म है क्रोध, जी। उसमें एक गाना है, ममता भरे हर पल हर दिन, क्या बात है। कैसे जियो माँ तेरे बिन। तो सुनते हैं ये गीत और फिर सुनते हैं दोस्तों कि किस तरह से संघर्ष इनका शुरू हुआ, कहना चाहिए। स्टार बनने के बाद भी कैसे संघर्ष किया जाता है, सुनेंगे। कहाँ गए ममता भरे दिन, कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। कहाँ गए ममता भरे दिन, कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, ओ माँ के बिना सुना है जहाँ। कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ आखिर, माँ होती है माँ।
दोस्तों, गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं और बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं शशि शर्मा जी, आज हमारी मेहमान हैं। और मुंबई में फिर आपने बताया कि बहुत आप भाग्यशाली हैं कि आपको बहुत मैच्योर मैनेजर मिले और सहयोग रहा उनका। फिर उनका पूरा सहयोग रहा, बस मैं फिल्में करती रही और सब उन्होंने जो मेरी एक प्रोफेशनल नीड्स जो थी वो सब उन्होंने संभाल ली थी। और मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं घर से दूर हूँ। हाँ, परिवार को तो मैं मिस करती थी क्योंकि बच्ची को मैं रेगुलर साथ में नहीं रख सकती थी क्योंकि 7-8 साल की हो गई थी तब उसके फादर के पास जयपुर में ही थी। क्योंकि मैं काम पे होती थी तो फिर कौन उसको देखता, तो इसलिए एक पेरेंट का साथ में रहना होना मैं ज्यादा बेहतर समझती थी बजाय मेड के पास रखने का। और उससे तो वो एक समय रहा और उस समय के बाद बस फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद फिल्मों की कहानियां बहुत सारी शुरू हो गई। पीछे मुड़कर तो नहीं देखा, लेकिन सबसे पहले यानी कि पहली बार जब आपने कैमरा फेस किया, कैमरे के सामने गई, तो क्या अनुभव रहा और कैसे वहां सिलेक्शन आपका हुआ? पहला जो सिलेक्शन हुआ वो टीपू सुल्तान। एक्चुअली थिएटर जब मैं करती थी तो लोगों को पता था कि ये आर्टिस्ट इस तरह की है। और एक छोटी फिल्म मैंने की थी राजस्थानी, जाना था रे चांदनी करके। पहले बड़े 6 सीटर लगा करते थे तो वो 6 सीटर वहां लगा हुआ था। तो डायरेक्टर थे अकबर खान। तो अकबर खान ने कहा कि ये लड़की कौन है, इससे हम मिलना चाहेंगे। तो वो बाई चांस सामोद में, जयपुर सामोद में ही शूटिंग हो रही थी। तो उन्होंने देखा, हालांकि वो उस कैरेक्टर के लिए किसी और आर्टिस्ट को यहाँ से लेके गए थे, पर कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो बस वो ऐसा हुआ कि उन्होंने जयपुर में खोजा गया मुझे कि भाई इनको बुलाया जाए। तो 3-4 दिन लग गए। फिर किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे हैं, शर्मा जी की बच्ची हैं, ये है वो है। उन लोगों ने भेजा मुझे लेने के लिए। फिर हम लोग गए तो वहां पे प्रॉब्लम ये होता था कि शूटिंग वालों के लिए दिन रात नहीं होती है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि रात में शूट कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैमिली वालों को ये चीजें बहुत अखरती हैं। जी बिल्कुल। और खास तौर से मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती थी तो वहां मुझे बड़ी टेंशन होती थी कि वहां 9 बज गए वहां पे। अब मुझे चिंता हो रही थी कि मैं घर नहीं पहुंची तो मेरे फादर नाराज होंगे। मदर थी नहीं, मदर बहुत जल्दी एक्सपायर हो चुकी थी। तो उस टेंशन में थी कि अभी क्या करूं मैं। मुझे एक डायलॉग दिया गया था कि आप ये रेडी कर लीजिए। तो मैंने कहा, मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं रेडी हूँ। तो उनको लगा कि शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही, प्लीज आप सुन लीजिए। क्योंकि वो अगर सेट पे चले जाते एक बार शूट करने के लिए तो फिर उनको कितना टाइम लगता है, ये मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा प्लीज आप। तो वो जब एक बार डायलॉग हुआ तो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि ये किरदार आप ही करेंगी। नेक्स्ट डे 2 दिन का मुझे टाइम दिया गया। 2 दिन के बाद से मेरी शूटिंग स्टार्ट हुई। और जब फर्स्ट डे मैंने कैमरा फेस किया तो बड़े एक कैमरामैन हुआ थे के महाजन साहब, अब रहे नहीं। तो उनके सानिध्य में मुझे पहला शॉट देने का मौका मिला। तो वो पहला टेक ओके हो गया। तो यूनिट में बहुत क्लैप किया होगा, क्लैपिंग हो गई और बहुत वाहवाही हो गई। और उस समय यूनिट बहुत यूनिक होती थी और बहुत बड़ी होती थी। ये जितने मेगा सीरियल होते थे ना, मेगा सीरियल ये फिल्मों से बड़े सेट लगते थे इनके और फिल्मों से बड़े रूप में इनमें काम होता था। जैसा आजकल है वैसा नहीं था। तो मैं नर्वस थी बहुत कि एक तो इतनी सारी यूनिट के सामने फर्स्ट टाइम मेरे को डायलॉग बोलना और कैमरा फेस करना। पर पहला शॉट जब ओके हो गया तो डायरेक्टर ने कहा कि नहीं भाई मिठाई बांटनी पड़ेगी, मिठाई मंगाओ। मिठाई बांटी गई। तो वो एक उससे बस थोड़ा सा आपका एक मॉरल बूस्ट हुआ कि अच्छा हुआ चलो। तो वो होता गया, वो रोल पसंद आता गया। 4-5 एपिसोड के लिए मुझे कमिट किया गया था पर हुआ उल्टा ही। वो किरदार लोगों को इतना पसंद आया कि उसको उन्हें लास्ट तक उसमें एडजस्ट करना पड़ा। वो स्टोरी में बढ़ता गया क्योंकि वो उसकी टीआरपी था। जी। एक शाहबाज का किरदार जो हैदर अली थे और एक मेरा महारानी मैसूर, 2 जनों का किरदार बहुत पॉपुलर रहा उसमें, जिसके कंधों पर वो शो चला। बिल्कुल सही बात है। तो उसकी जो यादें थी वो बहुत अच्छी यादें थी कि भाई हम रोज ट्रैवल करके सामोद जाते थे, सामोद से हम आते थे, 1-1.5 घंटा 2 घंटा हमारा ट्रैवलिंग में जाता था। और फिर घर भी देखना, बच्चे भी देखना, फैमिली की रिक्वायरमेंट भी देखना। तो उस समय इतना जोश होता था, एक यूथ था तो बहुत जोश होता था कि अच्छा जल्दी जल्दी हमको ये सब काम घर के खत्म करके जाना है और ये काम करना है।
बस मालिक की कृपा रही। 93 में फिर मैं शिफ्ट हो गई, के साथ ही साथ मैंने महाभारत भी किया। महाभारत में नागलोक की महारानी किया, श्री कृष्णा किया। श्री कृष्णा में आपने सत्यभामा देखा होगा, वो किया। तो ऐसा था कि वो एक दौर इतना अच्छा रहा कि वो महारानी 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 बहुत सारा करने को मिला। तो जाहिर है कि फिर एक मूड बन जाता है वैसा ही, फिर आप उसी में जीने लगते हैं, है तो ना? शायद मैं आज भी वैसे ही जीती हूँ। ये तो आप ही बता सकती हैं, लेकिन श्रोताओं हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही धरती से जुड़ी हुई कलाकार हैं और अभिनय तो आप सब देखते हैं बखूबी। हमें लगता है कि 100-150 फिल्में हैं आपकी झोली में। नहीं, मेरी 200 फिल्में हैं और 250 सीरियल हैं। 250 सीरियल है। तो भाई इतने सब के बाद बहुत ही सामान्य तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं अपने श्रोताओं से। और शशि जी, बात तो बहुत दिलचस्प है और चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक गीत सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? नस गयो पापी बिछुड़ा, मधुमती का। हाँ जी। तो मधुमती फिल्म का सुनते हैं ये गीत। पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। मंतर फेरूं कोमल काया, छोड़ के डारे छू जा रे जा रे जा रे। पापी बिछुआ, और भी चढ़ गयो ना गयो पापी बिछुआ। कैसी आग लगा गयो पापी बिछुआ, कैसी आग लगा गयो पापी बिछुआ। वो सारे बदन पे छा गयो पापी बिछुआ, वो सारे बदन पे छा गयो पापी बिछुआ। कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। हाय रे मंतर झूठा, वैद भी झूठा, पिया
देखो उतर गयो बिछुआ। देखो रे देखो रे देखो उतर गयो बिछुआ। टूट के रह गयो टंक उतर गयो बिछुआ। टूट के रह गयो टंक उतर गयो बिछुआ। सैया को देख के जाने किधर गयो बिछुआ। सैया को देख के जाने किधर गयो बिछुआ। कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ। ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ। कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ। ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ। जैसे कि आपने बताया कि आपने करना शुरू कर दिया, आप युवा थी तो जाहिर है कि बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि पॉपुलैरिटी कब मिलनी शुरू हुई, कब लगा कि आप बाहर पहचानी जाने लगी हैं? और क्या मतलब जब मिला तो आपने सबको बता डाला घर में कि हाँ हम कर रहे हैं सीरियल और मैंने नहीं, ये वो किया? तो सबको पता ही था ना, क्योंकि जी। जब मैंने टीपू सुल्तान करना शुरू किया था तो घर से ही शुरुआत हुई थी। जी। तो शुरू में ठीक है, सबको किसी को अच्छा लगता था, किसी को नहीं लगता था, बट फिर जब वो कहते हैं ना आपको फेम मिलने लग जाता जी। है और लोग रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं तो चीजें अपने आप ओवरशैडो हो जाती हैं। और फिर जब एक फैसला ले लिया था कि नहीं मुझे इसको प्रोफेशनली करना है, जी। तो प्रोफेशनली करने के टाइम पे ये सब सोचने की बात ही नहीं थी कि भाई अब किसी की परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ। बस सिर्फ एक अपना एक नजरिया ये कहता था कि मुझे हीरोइन रोल ना करके कैरेक्टर रोल मैंने ज्यादा अपनाए, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा परिवार है, मेरी बच्ची है, जी। तो मैं आउट ऑफ द वे जाके कुछ वैसे रोल ना करूं। तो आपके मन में ऐसा नहीं आया कि मैं हीरोइन बनूं? नहीं था वो, लेकिन मैंने परिवार की मर्यादाओं को भी साथ में लेकर चली। तो मतलब खास तौर से कपड़े आदि वैसे पहनने पड़ते हैं इसलिए, या कोई और वजह? बस वही वजह बस वही वजह, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आम जन में जब आप बाहर निकली और लोग जब पहचानने लगे तो किस तरह से लोगों ने पहचानना शुरू किया और तब आपको लगा कि अच्छा हाँ पॉपुलर पहचान हो तो रहा है? टीपू सुल्तान के बाद ही हो गई थी। मैं रातों रात स्टार बन गई थी। जी। मतलब लोग वेट करते थे कि महारानी मैसूर से मिलना चाहिए, देखना चाहिए। और बॉलीवुड में ये एक लहर चल पड़ी थी कि ये लड़की कौन है, जी। इससे मिला जाए। और बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहना चाहिए कि जयपुर आने लग गए थे मेरे पास, डायरेक्ट घर ढूंढ के घर पहुंच जाया करते थे कि हमारी फिल्म करनी है। जैसे धरती पुत्र मैंने एक फिल्म की थी, उसके प्रोड्यूसर थे, अब रहे नहीं, वो वहीं आ गए थे जयपुर, और उन्होंने मुझे एक ही बात कहा था कि जयाप्रदा और आप इसमें लीड कैरेक्टर में हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना डेट्स और टाइम दे दें तो मेरा कमिटमेंट हो जाए। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने उस लेवल पे तो कभी सोचा ही नहीं था और मेरी कोई डिमांड ही नहीं थी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल रॉ थी। जी। और ये प्रोफेशनलिज्म मैंने जाना ही नहीं था, तो ये सब चीजें होती गई। फिर उनकी फिल्म की काफी आउटडोर्स की, ये बॉम्बे आती थी चली जाती थी। फिर कमल मास्टर जी हुआ करते थे जो कि बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे, आप जानते होंगे। उनकी फिल्म में मेरे को शुरू में ही डबल रोल मिला, तो एक रोल मेरे को बड़े बड़े मिलने लग गए थे। तो वहां से फिर ये पहचान हो गई थी और इंडस्ट्री में एक हवा हो गई थी कि इस आर्टिस्ट के साथ हमको काम करना है। ये कहते थे लोग खूबसूरत भी है और टैलेंटेड भी है। जैसे आप सुनते आए होंगे शुरू में ऐश्वर्या राय जब इंडस्ट्री में आई थी या श्रीदेवी जब आई थी, तो लोग कहते थे कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं, हमें इनके साथ काम करना है। ऐसा एक माहौल था। तो अच्छे हर
बड़े डायरेक्टर या बड़े प्रोड्यूसर में ये रहता था कि भाई अच्छा काम करें। बिल्कुल। और हर आर्टिस्ट की भी चाह होती है कि वो अच्छे लोगों के साथ जुड़े और अच्छा काम करे। फिर ये तो हो गया कि महारानी वाला, चलिए उसके बाद आप अर्जुन पंडित में मिनिस्टर बनी, वो भी ठीक है। फिर ये नेगेटिव रोल कैसे मिलने लगा और आपने मेहंदी फिल्म में बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई है। हाँ, राजा की आएगी बारात और मेहंदी दोनों नेगेटिव ही थी जी। देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, कलाकार कलाकार होता है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि मुझे याद है टीपू सुल्तान के बाद अकबर साहब का मेरा कनेक्शन जैसे टूट सा गया था जयपुर होने की वजह से। उन्होंने बाद में एक सीरियल बनाया था अकबर जोधा, जिसकी जोधाबाई मैं थी जी। और उस जोधाबाई के लिए मुझे वापस ढूंढा गया था। 6 महीने लग गए थे उनको ढूंढने में कि नहीं, मुझे उसके लिए शशि चाहिए। बहुत सारे प्रेस में ये कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो नेगेटिव किरदार कर चुकी हैं टीपू सुल्तान में, तो आप इनको जोधाबाई कैसे बना सकते हैं। तो उनका कहना ये था कि वो आर्टिस्ट है, उन आर्टिस्ट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, उसकी परफॉर्मेंस नेगेटिव पॉजिटिव की जाती है। तो मुझे मालूम है कि उसमें पोटेंशियल क्या है। मेरी नई इस शो की जोधाबाई तो मैं उसी को लूंगा, तो ढूंढा गया। खैर वो किरदार हुआ और परफॉर्म भी किया गया। बहुत अच्छा। फिर बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जहां पे लोगों के मिथ थे जी कि आर्टिस्ट नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, तो वो मिथ दूर किए गए। उस समय बहुत ग्रैंड लेवल पे मेगा शो बनते थे और मेगा लेवल पे ही उनकी स्क्रीनिंग वगैरह हुआ करती थी। बिल्कुल सही बात है। तो जब वो हुआ तो लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हम मानते हैं कि ये आपका सिलेक्शन बिल्कुल सही था, और ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसको आगे बढ़ाया। बिल्कुल सही बात है। और ये हमें लगता है कि हमारे श्रोता भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि बिल्कुल उनका सिलेक्शन बहुत सही था और सभी ने उसको देखा है, सराहा भी है। कितना लोकप्रिय था ये तो आपको भी पता ही चल गया होगा। और इसके संग संग ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो फिल्में की आपने, होगी प्यार की जीत, अर्जुन पंडित या रानी मुखर्जी के साथ, तो उसका कुछ वाकया आप बताएं कि शूट के समय या कैसे आपको ये फिल्में मिली। मैंने बताया ना, मेरे मैनेजर जो होते जोशी जी, वो सब देखते थे और बस ऐसे ही जब फिल्में बनती हैं तो अप्रोच तो होती ही है। बिल्कुल। बस एक छोटी सी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसे से एक ये किरदार है, मुझे बुलाया गया, बातचीत हुई और बस हम लोगों ने काम शुरू किया। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं सलीम साहब, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और जो डायरेक्टर थे अशोक गायकवाड़ जी, वो अब रहे नहीं, पर वो भी बहुत अच्छे इंसानों में रहे, बड़े अच्छे डायरेक्टर थे। पर आज हमने उनको खो दिया, उसका हमें बहुत दुख है जी। तो ये बड़ी फिल्में थी, और बड़ी फिल्में होने के नाते इसमें एक चीज थी कि रानी मुखर्जी का इंट्रोडक्शन था इस फिल्म में जी। राजा की आएगी बारात उनकी फर्स्ट फिल्म थी। तो वो जब सेट पे आती थी तो बहुत नॉर्मल सी और बहुत वैसे लगती थी, तो सब लोग ये कहते थे कि अरे ये कहाँ, क्या हीरोइन बनेंगी, कैसा होगा। तो मैंने कहा देखिए, तकदीर किसकी कहाँ से कहाँ ले जाती है आप कह नहीं सकते जी। और यही हुआ। ऐसा होता रहता है, वो हर फील्ड में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमारी जो जर्नी रही वो बहुत अच्छी रही, हम लोगों ने जो काम किया वो बहुत अच्छा किया और बहुत अप्रिसिएशन मिला। और मैंने जो किए वो आपने फिल्में देखी होंगी कि मेरे हीरोइन के बराबर के ही मेन कैरेक्टर होते थे, बहुत ज्यादा लंबी, तो कोई ये कह ही नहीं सकता था कि मैं हीरोइन नहीं हूँ। कि मेरे किरदार जो होते थे वो हीरोइन के बराबर के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ही मेरे लिए होते थे, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरा टाइटल हीरोइन में है या नहीं है। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हीरोइन के बराबर रोल कैसे मिलता था, और एक बड़ी फिल्म परदेश की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। शशि जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? राजा की आएगी बारात का टाइटल सॉन्ग। क्या बात है, तो सुनते हैं ये गीत। राजा की आई है
दोस्तों, राजा की आएगी बारात, हमने ये गीत सुना और हमारे साथ हैं शशि शर्मा जी। इनका फिर से हम स्वागत करते हैं और हम इनसे बहुत लंबी बातचीत कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि धारावाहिक में काम किया और फिल्में कैसे मिलनी शुरू हुई और क्या क्या अनुभव था, और आपने बताया कि हीरोइन के बराबर आपकी भूमिका रही बराबर, ये हम सब ने देखा है। तो ये कैसे होता था, क्या वजह थी इसकी? वजह ये होती थी कि एक तो आर्टिस्ट पे जी। डिपेंड करता है, क्योंकि पहले आर्टिस्ट की कदर बहुत होती थी। पहले ये होता था कि डायरेक्टर मिले नहीं है या प्रोड्यूसर मिले नहीं है, अगर उन्होंने एक काम देखा है तो उनके जहन में एक छवि रहती थी कि ये किरदार वो आर्टिस्ट को बुलाइए, वो आर्टिस्ट ही कर पाएगा। जी। आज थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है, आज लोग ऑडिशन लेने लगे हैं और सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन उस समय पे ऐसा नहीं होता था। ऐसा होता था कि ये किरदार वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा करेगा, उसको बुलाया जाए। जी। जैसे उस टाइम पे वो होने के बाद फिर आपने मेरी फिल्म देखी होगी क्रोध, सुनील शेट्टी की 5 बहनें जो थी, तो क्रोध में भी ऐसा ही था कि बड़ी बहन, कहानी पूरी उसी पे बेस्ड है। आप देखिए, तो जब वो हुआ तो उस समय बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे आपको अपने आप में एक अल्हड़पन लाना और ये सब चीजें उस कैरेक्टर के हिसाब से आपको अपने आप में ढालनी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो वो ढाली, और सुनील शेट्टी बहुत अच्छे को एक्टर रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, प्लस बहुत कॉपरेट किया। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस मामले में मैं बहुत लकी रही कि मुझे अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर और अच्छे को एक्टर मिलते गए। ये आपका मानना है। वैसे तो ये कहा जाए कि सुनील शेट्टी से आप बहुत सीनियर थी। नहीं, मैं सीनियर तो नहीं थी, वो ज्यादा सीनियर थे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सबका सहयोग मिला और आप मानती हैं कि आप भाग्यशाली हैं। और जो भी चीज़ हमें लगता है अभी तक की बातचीत से दोस्तों, ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ को सोचती हैं कि हाँ, ये वाकई बहुत अच्छा था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम मान कर चलते हैं कि नहीं, ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ हमारे साथ, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपको जो अच्छा मिला आप उसको ज़्यादा देखती हैं, उसको सर आंखों पर आप रख रही हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि परदेस एक बड़ी फिल्म आई और उसमें भी आपकी भूमिका थी और बराबर नोटिस की गई और एक महत्वपूर्ण भूमिका थी उसमें। तो उसका क्या वाकया है? उसका वाकया ये है कि वो एक बहुत अच्छी फिल्म थी और सुभाष घई जी को कौन नहीं जानता। बिल्कुल। तो जो हमारी राजा की आएगी बारात के जो प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा भी जब रिलीज हुई फिल्म, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ही वॉज वेरी करेजियस। उनका एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था कि वो कभी डीमोटिवेट नहीं होने देते थे आर्टिस्ट को। और कभी सेट पे जैसे ऐसा लगा कि हम लोग 4-4 शिफ्टें कर रहे हैं या सीरियल में 4-4 शिफ्टें हो रही हैं, कहीं कुछ आगे पीछे हुआ या टाइमिंग का आगे पीछे हुआ या कोई वो एक ऐसे सीनियर मैनेजर थे जो आर्टिस्ट को सेट से उठाते थे और चल देते थे। अच्छा। वो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था उनमें और काफी सीनियर थे वो। तो बस मैं उसके लिए यही कहूंगी कि मैं बहुत भाग्यशाली थी कि मैं उनके हाथों में थी। जी। ही वॉज विद मी। कभी कुछ ऐसी विषम परिस्थिति हो तो वहां से हट जाना ज्यादा बेहतर है। हट जाना या उसका सॉल्यूशन निकाल लेना, 2 ही चीजें होती हैं। बिल्कुल। तो हटना तो बहुत लास्ट स्टेज हो जाती है, क्योंकि आपको तो हर फील्ड में हर जगह पे काम करेंगे, वहां पे कोई भी परिस्थिति आ सकती है। लेकिन ये है कि या तो आप बैठ करके सुलझा लीजिए जी, और सोल्यूशन अगर नहीं निकलता है तो फिर छोड़ दीजिए। यानी कि एक तरीके का संदेश है कि कैसे हम परिस्थितियों का सामना करें और ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको उसको कैसे हैंडल करना है और कैसे उससे निकलना है। जैसे कई बार ऐसा हो जाता था कि कुछ लोग हमारे मैनेजर से बात नहीं करना चाहते थे जी। उनको लगता था कि अरे वो डेट के लिए हमको आगे पीछे कर देते हैं या हमको टाइम पे वो नहीं देते। तो B.R. चोपड़ा साहब के साथ मैंने जैसे 20 साल काम किया, तो उनके रेगुलर शो चलते रहते थे, महाभारत, कभी परशुराम और ये और वो, जब तक वो लास्ट तक उनके शो बने मैं उसका एक हिस्सा रही जी। और उनका एक सीधा सीधा संबंध था कि जो आर्टिस्ट उनके साथ काम कर रहा है और एक फैमिली की तरह अगर हो गया है तो उनके यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिस्टम होता था कि पापा जी हम चोपड़ा साहब को बोलते थे जी। पापा जी कुछ नहीं कहते थे, स्टोरी बनती थी, स्टोरी बनने के टाइम उसमें जो एक मेन किरदार होता था जो हमारे लिए सूटेबल होता था वो बता दिया जाता था कि शशि जी से डेट ले लो, टाइम ले लो और ये करना है। हमको बार बार ऑफिस नहीं बुलाया जाता था कि अभी ये बना रहे हैं तो ये मिलना है, ये करना है, वो करना।
ऐसे ही हम लोगों ने काम किया। इवन रेम्यूनरेशन के मामले में भी हम लोगों ने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि अब हमने ये किया है तो अब आगे क्या होगा, कि तो वो खुद ही अपने आप कर लिया करते थे। आज का जैसे सिस्टम है कि आज अगर आप रातों रात स्टार बन जाते हैं तो दूसरे दिन आपकी डिमांड कुछ और हो जाती है। पैसों हम लोगों ने वो नहीं किया, पैसों की हम लोगों ने रिलेशन बनाए, हम लोगों ने अच्छे काम किए और जेन्युइन काम किए। तो कहीं ये नहीं लगता कि वो ठीक है या ये ठीक है, या उसका कोई अफसोस? मुझे तो कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि आज अगर मैं सोचूं कि आज अगर उस तरह से अगर हम चलते, क्योंकि उस टाइम पे तो पहले उतना पैसा होता भी नहीं था और किसी को मिलता भी नहीं था। अच्छा। आज ही जो ट्रेंड आया है, अब अलग ट्रेंड आया है। अब यहाँ अगर अब इस तरह से सोचने लगे तो ठीक है, कमाई के हिसाब से तो आप बैठ जाएंगे सेटिस्फाई होकर के, लेकिन नेक्स्ट डे अगर आपको कोई दूसरी फिल्म नहीं मिलती है तो फिर आप क्या करेंगे? या तो आपको सलमान खान बनना पड़ेगा या शाहरुख खान बनना पड़ेगा जी। तो डिफिकल्ट चीजें हैं, पर हमको बहुत अच्छा मिला। हम तो ये कहते हैं जो कुछ मिला उस वक्त के हिसाब से भी बहुत अच्छा मिला हम लोगों ने। और प्रोफेशनली जब हम जुड़ गए थे तो ऑफ कोर्स प्रोफेशनली टर्म्स पे ही हमारी काम होते थे। कुछ 19-20 होता था, क्या फर्क पड़ता था? मैं कभी उस चीज के पीछे नहीं भागी, मुझे काम अच्छा चाहिए था। 35 वर्षों का आपका अनुभव है इस इंडस्ट्री में, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी चाहेंगे कि बदलाव आपने बहुत देखे हैं, लेकिन एक गीत सुनते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ये मोहब्बत भी एक इबादत है और ये इबादत भी एक मोहब्बत है। ये भी दीवानगी है, वो भी दीवानगी है, ये भी दिल की लगी है, वो भी दिल की लगी है। मुझको क्या हो गया है, सबको हैरानगी है। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। नहीं होना था, अरे नहीं होना था, अरे नहीं होना था, नहीं होना था, नहीं होना था, अरे नहीं होना था, अरे नहीं होना था, नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। नहीं होना था, अरे नहीं होना था, नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार।
सकूं। सामने मेरे आग का दरिया डूब के जाना पार। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। नहीं होना था लेकिन हो गया। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। जमाना दिलों को नहीं जानता है, जमाने को ये दिल नहीं मानता है। नहीं और कोई फकत इश्क है वो जो आशिक की नजरों को पहचानता है, जो आशिक की नजरों को पहचानता है। अब वक्त फैसले का नजदीक आ गया है, क्या फैसला करूं मैं? दिल ने तो ये कहा है, दिल ने तो ये कहा है, दिल ने तो ये कहा है, जीने का है शौक तो मरने को हो जा तैयार। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। नहीं होना था लेकिन हो गया। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। वापस कर आई बाबुल को मैं शादी का जोड़ा, मैंने प्यार को पहन लिया रे प्यार को सर पे ओढ़ा। फेंक दी मैंने गली में छूटी रस्मों की अंगूठी, तोड़ दिए सब लाज के पहरे मैं हर कैद से छूटी। पग पग जो मैं खाऊं चलती जाऊं अखियां मीठी, आगे मेरे काजल का कर दुनिया रह गई पीछे। एक दुआ मांगू मैं, बिछड़ा यार मुझे मिल जाए। मेरे पीरो मुर्शिद मेरा प्यार मुझे मिल जाए। अपना लाल दुपट्टा मैंने दिल के खून से रंगा, अपना लाल दुपट्टा मैंने दिल के खून से रंगा। ये संगम हो जाए सागर से मिल जाए गंगा, सागर से मिल जाए गंगा, सागर से मिल जाए गंगा, सागर से मिल जाए गंगा। बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे टीवी और फिल्मों की अभिनेत्री शशि शर्मा से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग सुनने के लिए ट्यून कीजिएगा विविध भारती अगले हफ्ते। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मंगेश सांगले का था, संयोजन दिलीप कुलकर्णी और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। Recording by D.S. Rathi.